हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडेमिया क्लासेस के करंट अफेयर्स चैनल पर। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप सब इस महामारी के दौर में सुरक्षित हैं और जो जरूरी चीज़ें हैं इस बीमारी से बचने के लिए, जो गाइडलाइंस है सरकार की, उसको आप फॉलो कर रहे हैं और सुरक्षित अपने घरों में हैं और पढ़ाई लगातार अपनी करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे। 17 मई के करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। देखिए, बीच में जो 14, 15 और 16 मई का करंट अफेयर्स है, तो इस वीडियो के बाद में आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें जो बाकी के छूटे हुए करंट अफेयर्स है उनको हम कवर करेंगे 3 दिनों के। आज हम 17 मई के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें हमारे इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। सबसे पहले बात करेंगे आज हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस की। 17 मई को ही बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, स्लाइड पे नजर आ रहे हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे की 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, और इसकी थीम इस बार की आपको पता रखनी है, एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। तो चैलेंजिंग टाइम्स में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हमें कितनी ज़रूरत है। जैसे कि हम कोविड-19 देख रहे हैं और आप सब देख रहे हो कि हमारा जो ऑफलाइन काम है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वो टेलीकम्युनिकेशन की वजह से ही तो पॉसिबल हो पा रहा है ना। वरना हम कैसे काम करते हैं, घर बैठे हमारा पूरा काम कैसे कर पाते हैं। हम आप जो पढ़ाई कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन की वजह से कर रहे हैं। तो चैलेंजिंग टाइम के अंदर किस तरह से इसे यूज में हम ले सकते हैं, तो यही है हमारी इस साल की थीम भी आपको पता रखना है, डे भी आपको पता रखना है, उसकी तारीख आपको पता रखनी है। इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारी चीजें। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन, इसी को हम कहते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। उच्च रक्तचाप दिवस। तो देखिए, जो हाइपोटेंशन होता है ना, हाइपरटेंशन, उसे हम कहते हैं, हम आम भाषा में क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हाई बीपी जो कहते हैं ना, वो हाइपरटेंशन होता है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। और जो लो बीपी की हम बात करते हैं कि बीपी लो हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, उसको हम कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, ओके। तो 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? 17 मई को मनाया जा रहा है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। और ये इसकी थीम क्या है इस बार की, आपको जरूर पता होना चाहिए। मेजर योर ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को मापिए, इसको कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल इट, और लंबी जिंदगी जिए, है ना। तो मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ज्यादा अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिए अपना ब्लड प्रेशर का और कंट्रोल कीजिए इसको, और फिर अपनी जिंदगी में बेहतरीन लंबी जिंदगी आप जिए। तो फिर एक 17 मई को ही 2 महत्वपूर्ण जयंतियां भी है। जो आदि शंकराचार्य है, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज है एंशिएंट इंडिया को लेकर, उनकी जयंती मनाई जाती है 17 मई को। और सूरदास, जिन्हें आप सब जानते हैं, सूरदास, इनकी भी जयंती होती है 17 मई को। ये बातें आपको पता हो। अगली बात करते हैं इंपोर्टेंट मार्टिन ग्रिफिथ्स की। ये जो आपको पिक में ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, मार्टिन ग्रिफिथ्स है इनका नाम। और अभी संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इनको अपना मानवीय प्रमुख नियुक्त किया गया है। मानवीय प्रमुख, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने अभी मानवीय प्रमुख नियुक्त किया है किसे? मार्टिन ग्रिफिथ्स को। यह 69 ईयर ओल्ड पर्सन आपको जो नजर आ रहे हैं, यही है मार्टिन ग्रिफिथ्स, और इन्हीं को अभी नियुक्त किया गया है। नियुक्त किसने किया? तो यूएनओ के जो महानिदेशक है, जो सेक्रेटरीट जनरल है, ठीक है, तो उन्होंने, एंटोनियो गुटेरस ने। प्रमुख कौन है? यूएनओ के प्रमुख कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरस है यूएनओ के प्रमुख, गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये सवाल पूछा हुआ है कि एंटोनियो गुटेरस जो यूएनओ के प्रमुख है वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो ये पुर्तगाल के हैं। फिर बात करते हैं जो हमारी आईआईटी रोपड़ है, पंजाब में है। आपको पता हो कि आईआईटी रोपड़ है कहाँ पे, तो पंजाब में है। आईआईटी रोपड़ ने अभी इको फ्रेंडली शवदाह प्रणाली विकसित की है। इको फ्रेंडली का मतलब ऐसी प्रणाली जिससे, आपको पता है शवदाह, जो
शवों को जलाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो आपको पता है धुआं भी निकलता है और देखा जाए तो वायु में प्रदूषण भी होता है। और अभी इस वक्त पेंडेमिक एरा की वजह से कब्रिस्तान और जो शमशान है हमारे, आपको पता है उसमें किस तरह से भीड़ है, कितनी लाशें एक साथ जलाई जा रही है। तो उससे पर्यावरण को बचाने के लिए एक इस तरह की नई तकनीक डेवलप की है, नई प्रणाली डेवलप की है IIT रोपड़ ने, जिसे हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली शव दाह प्रणाली। लेकिन इस प्रणाली का नाम उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया इस प्रणाली का नाम, या इसे कहेंगे गतिशील इलेक्ट्रिक शव दाह प्रणाली। तो आपसे एग्जाम में किसी तरफ से भी पूछा जा सकता है कि इको फ्रेंडली शव दाह प्रणाली या गतिशील इलेक्ट्रिक शव दाह प्रणाली का विकास किसने किया है, किसने विकसित किया है इसे, तो IIT रोपड़ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें शवों का अंतिम संस्कार तो किया जाएगा, लेकिन जो धुआं आसमानों में फैल जाता है, जो प्रदूषण होता है, उससे बचत हमारे पर्यावरण की हो जाएगी। तो दोनों काम हो जाएंगे, अंतिम संस्कार भी हो गया और हमारा पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं नीरा टंडन। ये जो पिक में आपको नजर आ रही है नीरा टंडन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, कौन है, जो बाइडेन ने इन्हें अभी अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, वरिष्ठ सलाहकार। बेसिकली ये कहा जाता है कि व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किसे कहा गया है, किसे बनाया गया है, जो बाइडेन के द्वारा नियुक्त किया गया है, तो नीरा टंडन है, भारतीय मूल की है। तो भारतीय मूल की वहां की वरिष्ठ सलाहकार भी है, भारतीय मूल की वहां की उपराष्ट्रपति भी है। तो इनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। तो भारतीय मूल की नीरा टंडन को अभी व्हाइट हाउस क्या है, राष्ट्रपति भवन है। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का भवन है, राष्ट्रपति भवन, उसी तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो भवन है, जहाँ पे वो उसका ऑफिस है, जहाँ पे वो रहता है, व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार या अमेरिकी राष्ट्रपति का वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन को अभी नियुक्त कर दिया गया है। अगली बात करते हैं डोंगरिया कोंद जनजाति। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस देखे होंगे कि ये तो जो कोविड है वो सरकार की एक कॉन्स्पिरेंसी है, अपनी जो फेलियर है उनको छुपाने के लिए। ये कोविड वगैरह कुछ है नहीं, सिर्फ सरकार की एक कॉन्स्पिरेंसी है ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। हमारे भारत में जो डेवलपमेंट के काम में जो बाधाएं आ रही है, जो सरकार कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है वो, तो देखिए मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल इस बात में सच्चाई नहीं है। हाँ ये है कि सरकार अपनी बहुत सारी असफलताएं कोविड की आड़ में छुपा रही है, लेकिन कोविड एक कॉन्स्पिरेंसी नहीं है, कोविड वाकई में एक बीमारी है। लोग ये तर्क देते हैं कि अगर कोविड वाकई में बीमारी होती तो देखो जंगलों में रहने वाले हैं, गाँव में रहने वाले लोगों को तो नहीं हो रहा, तो अभी उन्हीं लोगों के नजर लगी है, इनको भी, जनजातीय लोगों को। तो एक जनजाति है डोंगरिया कोंद जनजाति। इस जनजाति में भी अब कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। तो जनजातियों में भी अब कोविड-19 के मामले आने लग गए और सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है डोंगरिया कोंद नामक जनजाति से। तो आपसे पूछा जा सकता है ये डोंगरिया कोंद जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से राज्य में है ये, तो आपको पता हो ये उड़ीसा की जनजाति है। उड़ीसा में बड़ी मात्रा में ऐसी जनजाति है डोंगरिया कोंद जनजाति। और इनकी भाषा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी भाषा बोलते हैं ये, तो ये कुई भाषा बोलते हैं, कुई भाषा। ओके तो आपसे पूछा जाए अगर डोंगरिया कोंद जनजाति अभी चर्चाओं में थी, किस वजह से थी, तो अभी वहां पे कोविड-19 के क्या मामला पाया गया है, पहला मामला सामने आ चुका है। कहाँ पे निवास करती है ये जनजाति, तो ये जनजाति निवास करती है ओडिशा में। ओके फिर बात करते हैं तियानवेन-1 की। देखिए चीन का रोवर है, चीन ने कुछ समय पहले मार्स पर लैंडिंग के लिए तियानवेन-1 को भेजा था मंगल ग्रह पे। तो मंगल ग्रह पर इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है, मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है इसने। ओके तो ये अभी चीन ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। कहाँ का है, चीन का है। चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया। और चीन किसके बाद में, यूएसए के बाद में चीन दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया जिसका कोई सैटेलाइट, कोई रोवर
मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। यूएसए ने किया था ये काम और चीन ने। अब आपको याद आएगा सर हमारा मंगलयान जो मोम है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, देखिए वो ऑर्बिटर मिशन था, मंगल की सतह में, मंगल की कक्षा में चक्कर लगाने का काम उसका था। लेकिन भारत का जो मोम था, मंगलयान था, उसने लैंडिंग नहीं की थी मंगलयान पे, है ना, मंगल ग्रह पे। तो चीन दूसरा देश बना है यूएसए के बाद में जिसने मंगल की सतह पर लैंडिंग की है। कहां पे लैंडिंग की है मंगल पे? तो आपको इस जगह का नाम भी शायद पूछ ले क्योंकि चर्चा में है। मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध पर, हमारी पृथ्वी भी दो गोलार्ध में ना, उत्तरी और दक्षिणी, तो मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध पे एक जगह है जिसको नाम दिया गया है यूटोपिया प्लानिशिया। मंगल ग्रह पे ये तियानवेन प्रथम लैंडिंग किया है। इस लैंडर के साथ एक क्या है, सॉरी इस रोवर के साथ एक लैंडर भी है। उस लैंडर का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपको पता होना ही चाहिए। और इसका नाम जो है ज़ुरोंग, इसका नाम है, लैंडर का नाम है ज़ुरोंग। तो अब वापस इसको एक बार देखते हैं। तियानवेन-1 चाइना का एक सैटेलाइट था जिसको मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग इसने कर ली है और चीन ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश अमेरिका के बाद बन गया है। लैंडिंग कहाँ पे हुई है सर? मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध पे लैंडिंग हुई है। कौन सी जगह पे? यूटोपिया प्लानिशिया पे, जो इस रोवर के साथ लैंडर था जो वहां पे अब उतरेगा और रिसर्च करना शुरू करेगा। एक रोबोट कह सकते हो आप, एक ऐसा रोबोट जो उस रोवर में से निकलेगा बाहर और अब वो क्या करेगा, मंगल ग्रह पे घूमेगा और मंगल ग्रह पे अलग अलग जगह की फोटोएं भेज के चाइनीज स्पेस एजेंसी को सेंड करेगा। तो उस लैंडर का नाम क्या है? सॉरी मैं लैंडर कह रहा हूं, उस रोवर का नाम, लैंडर तो ये है, लैंडिंग कर चुका है, इसमें से एक रोवर निकलेगा जो वहां पे घूमेगा और इसका नाम है ज़ुरोंग, ZHURONG, ज़ुरोंग। ठीक है, चाइना की कंपनी का क्या नाम है, चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बता देंगे ताकि चीजें आपको भी कुछ याद हो जाए सर्च करने से। फिर बात करें व्हिटली अवार्ड 2021 की, ध्यान रहे इसी को कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर, जब ग्रीन नाम आ गया तो शायद आप समझ जाओगे कि ये पर्यावरण से रिलेटेड अवार्ड है। व्हिटली अवार्ड 2021, वैसे तो करीब 6 लोगों को ये दिया गया है पूरी दुनिया भर में, लेकिन ये जो पिक में आपको नजर आ रहे हैं ये भारत के पर्सन हैं और नागालैंड के ये पर्सन हैं। इनका नाम है वाई नुक्लू फोम। ठीक है, ये नाम है इनका वाई नुक्लू फोम और ये नागालैंड के पर्यावरणविद हैं, नागालैंड के। तो इनको अभी ये जो अवार्ड मिला है, क्या ऐसा कारनामा कर दिया इन्होंने कि इनको अवार्ड मिला है? तो देखिए नागालैंड में एक फेमस पक्षी है जिसे आप कहोगे अमूर फाल्कन, गिद्ध कह सकते हैं एक तरह का, और इनका नाम ही याद रखना है आपको, अमूर फाल्कन। इंग्लिश में आप लिख लोगे AMURFALCON, अमूर फाल्कन। अमूर फाल्कन पक्षी के संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए इन्होंने बेहतरीन काम किया है, इसलिए इनको मिला है व्हिटली अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है 2021 का। इनके अलावा 5 और लोगों को मिला है अलग अलग उनके कामों के लिए, लेकिन ये काम इन्होंने किया है बेहतरीन। और एक कॉरिडोर इन्होंने डेवलप किया, देखो बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर, तो इसके लिए भी इनको ये अवार्ड दिया गया है। नागालैंड के हैं, आपको चीजें पता होनी चाहिए। ओके, फिर आगे, अच्छा फाल्कन नाम आया तो आपको पता है फाल्कन 9 आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फाल्कन 9 स्पेस एक्स का रॉकेट है। ठीक है, स्पेस एक्स का रॉकेट है जिसने अभी स्टारलिंक सैटेलाइट्स भी अभी इसने लॉन्च किए थे और स्पेस एक्स के मालिक है एलन मस्क। और अभी एलन मस्क ने एक घोषणा की थी कि उनको एस्पर्जर्स सिंड्रोम है, एस्पर्जर्स सिंड्रोम।
ये चीजें आपको सारी कनेक्ट करते हुए पढ़ोगे तो चीजें अपने आप याद होगी और बेहतरीन तरीके से याद होगी, लंबे समय तक नहीं भूल पाओगे। तो एस्पर्जर सिंड्रोम अब क्या है? एस्पर्जर सिंड्रोम एक ऐसा मानवीय रोग है, ऐसा दिमागी रोग है हमारा, जिसमें एक आदमी सामाजिक संबंधों में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता है ना। तो ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। प्लेटिसेप्स जोसेफी की बात करते हैं। प्लेटिसेप जोसेफी दरअसल क्या है? ये एक सांप की प्रजाति है, सांप की प्रजाति, नई प्रजाति है जिसको अभी खोजा गया है। पहली बात, कहां पे खोजा गया है सर? ये खोजा गया है तूतीकोरिन में, तूतीकोरिन, और तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री अभी बने हैं एम.के. स्टालिन, आपको पता होना चाहिए चीजों का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं एम.के. स्टालिन। फिर बात करते हैं ताशी यांगजोम की। ये जो लेडी आपको पिक में नजर आ रही है, भारत का झंडा इनके हाथ में है और आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि ये किसी पहाड़ पे चढ़ी हुई नजर आ रही है फोटो में। तो ताशी यांगजोम जो है वो 2021 में, मई चल रहा है 2021 का, ध्यान रखना आप, 2021 में एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला है। भारत की प्रथम महिला, ओवरऑल पहली नहीं है, ध्यान रखना। भारत की 2021 में अभी तक एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला है ताशी यांगजोम। ठीक है, ताशी यांगजोम अरुणाचल प्रदेश की ये रहने वाली हैं। इनका स्टेट भी पूछा जाता है, ध्यान रखना आप, तो स्टेट इनका याद करते हुए चलना है। जैसे ये जो नुकलू फोम साहब हैं, इनका ये आपको पता हो कि ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं। और अभी मैं कुछ एक दो नाम और बताने वाला हूँ आपको ताशी यांगजोम के साथ में, तो अरुणाचल प्रदेश की। इन्होंने क्या फतेह किया है? इन्होंने माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह किया है। लेकिन अभी एक माउंट एवरेस्ट की श्रृंखला के अंदर ही एक और चोटी आती है। 4 चोटियां हैं जिसमें से एक माउंट एवरेस्ट है, एक है पुमोरी चोटी, पुमोरी चोटी। इस चोटी को, पुमोरी चोटी को फतेह करने वाली भारत की पहली महिला, ये ओवरऑल है, ध्यान रखना। एवरेस्ट को 2021 में पुमोरी चोटी को फतेह करने वाली, यानी इस पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी है हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर, बलजीत कौर। और यहीं पे दूसरी महिला बनी है सेकंड, भाई पहले ये चढ़ गई, जो बलजीत कौर है हिमाचल प्रदेश से हैं, ये पहले हिमाचल प्रदेश की, एक ग्रुप था इनका पूरा। तो सबसे पहले जो चढ़ने वाली, सबसे पहले चोटी पर पहुंचने वाली महिला हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर, और सेकंड जो चढ़ी वो भी भारत की है गुणबाला शर्मा, गुणबाला शर्मा, और ये है राजस्थान की। तो अगर आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गुणबाला शर्मा का नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ताशी यांगजोम के बारे में बताया, जिन्होंने 2021 में एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारत की महिला का खिताब अपने नाम किया। अरुणाचल प्रदेश से ये बिलोंग करती है। एवरेस्ट के पास में एक चोटी है पुमोरी चोटी, उस चोटी पर चढ़ने वाली, फतेह करने वाली, उसको भारत की पहली महिला बनी बलजीत कौर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की। और उनके जस्ट बाद एक महिला और चढ़ी, वो भी भारत की थी, गुणबाला शर्मा, गुणबाला शर्मा, गुणबाला शर्मा। और ये है राजस्थान की। तो आपको 3 नाम मैंने बताए पर्वत पर चढ़ने वालों में, और तीनों महिलाएं हैं, और तीनों के नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाने वाले हैं। तो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम आजकल के कोविड से रिलेटेड हर चीज को पढ़ने में लगे हुए हैं। तो कोविड की इतनी न्यूज हर दिन आने वाली है। जो फर्स्ट लेयर के बाद कुछ एग्जाम हुए उनमें भी कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, और अब जो एग्जाम होंगे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।
तो कोविड से रिलेटेड न्यूज़ेज आप जरूर देखें, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ वही चीजें आप रटना शुरू कर दें, आपको अदर चीजों पे ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम में थोड़ा बेहतरीन फायदा हो पाएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कोविड के चक्कर में एक तो कोविड वैसे मार रहा है अपने वायरस से, और एक आपको ऐसे भी मरवा देगा कि आपने उसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, चीजें दिक्कत कर देगी। फिर बात करते हैं एक रिपोर्ट की, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ये क्या है? ये एक रिपोर्ट है। कौन जारी करता है या किसने जारी की है? तो ये जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक क्या है सर? वर्ल्ड बैंक एक बैंक है, विश्व बैंक है, इसको विश्व बैंक कहा जाता है। 1944 में बना था, 1944 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है इसका। और इसके प्रमुख, इसके अध्यक्ष कौन है? अभी अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपस। डेविड मालपस हैं इसके अध्यक्ष। क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कहती है जो रेमिटेंस भेजते हैं ना दुनिया में, सॉरी एक देश से दूसरे देश, जैसे भारत के कुछ लोग हैं जो कुछ दुबई रह रहे हैं, कुछ सऊदी अरब रह रहे हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ मेक्सिको में, जहाँ भी हैं, कुछ मलेशिया में, कुछ फिलीपींस में जैसे। तो अब वो जहाँ पे भी है वो काम करने ही तो गए हैं। अब वो यहाँ से जो जो पैसा कमाएंगे उनमें से जो उनका खर्चा वगैरह निकलेगा उसके बाद वो भारत में भेज देंगे, अपने घरों पे भेज देंगे। तो इस पैसे को कहते हैं रेमिटेंस। तो अभी 2021 में यानी पिछले साल सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है भारत। सर्वाधिक, पूरे विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है भारत, यानी फर्स्ट है। ये रैंक ये बताती है। वर्ल्ड बैंक ने जो ये रिपोर्ट जारी की है इसमें ये बताया गया है कि सर्वाधिक, पूरी दुनिया में पिछले साल सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत बन गया है। और कितना रेमिटेंस प्राप्त किया है? रेमिटेंस प्राप्त किया है इन्होंने $83 बिलियन, 83 बिलियन डॉलर, 83 बिलियन डॉलर। कमी तो आई है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आई है, सिर्फ 0.2% की कमी आई है रेमिटेंस में। लेकिन फिर भी प्रथम नंबर पे भारत है। सेकंड पे कौन है सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला भारत के बाद? सेकंड है चीन और थर्ड पे है मेक्सिको। पहला याद रखो आप, तो भारत है, इंपॉर्टेंट है। और कमी तो आई है कि पिछले साल जितना आया था उससे इस साल कम आया है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं आया है, सिर्फ 2% की कमी आई है। ओके, फिर बात करें म्यूकोरमाइकोसिस। देखिए हमने थोड़े दिन पहले भी बात की थी ब्लैक फंगस की। अभी ये देखा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से जो व्यक्ति, जो पर्सन्स कोविड-19 से ठीक हो रहे हैं ना, उनकी इम्यूनिटी क्षमता, इम्यूनिटी पावर इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनको एक नई बीमारी हो रही है, म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं फंगस, ब्लैक फंगस। और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है एक तो हमारी आईज को, और एक हमारे जो जबड़े होते हैं ना, जबड़े, तो इनको। और ऐसी कंडीशन आ रही है कि इन पेशेंट्स के किसी की आईज निकालनी पड़ रही है, किसी के जबड़े निकालने पड़ रहे हैं इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो अभी देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट बनाया गया है मध्य प्रदेश में। आपको पता हो कि देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट, ब्लैक फंगस से निपटने के लिए यूनिट का वही मतलब हॉस्पिटल्स बना दिए स्पेशल तौर पे कि ब्लैक फंगस के जो पर्सन है, जो रोगी हैं, उनको यहाँ पे रख के उनको ट्रीट किया जाएगा। तो देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट बनेगा मध्य प्रदेश में। बेसिकली मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल, जबलपुर और भोपाल के अंदर क्या होगा, 10-10 बेड के अस्पताल बनाए जाएंगे म्यूकोरमाइकोसिस से निपटने के लिए, इस म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट के लिए, है ना। तो ये आपको पता रखना है। अभी ये बहुत घातक बीमारी है, कोरोना के बाद इससे भी एक टेंशन बढ़ी हुई है डॉक्टरों की और सरकार की। फिर बात करते हैं रोमन कासानोवा। कौन है? एक एथलीट है, एक खिलाड़ी है और टेनिस खिलाड़ी हैं। आपको ये भी पता हो, टेनिस खिलाड़ी हैं रोमन कासानोवा। कहाँ के हैं? कजाकिस्तान के हैं। कजाकिस्तान के हैं तो चर्चा में क्यों है? कुछ जीता है क्या? नहीं, कुछ हारा है। 10 साल का प्रतिबंध इन पर लग गया है, 10 साल का प्रतिबंध। क्यों सर? भ्रष्टाचार के कारण। तो कजाकिस्तान के एक प्लेयर हैं, टेनिस खिलाड़ी है रोमन कासानोव,
उन पे भ्रष्टाचार करने के कारण 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नाम पता रखना है, देश पता रखना है, देश की कैपिटल पता रखनी है। कैपिटल है कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, करेंसी है यहाँ की टेंगे, कजाकिस्तानी टेंगे, तो ये करेंसी है। नूर सुल्तान कैपिटल हो गई, चीजें आपको याद रखनी चाहिए। फिर बात करते हैं असम की पहली महिला वित्त मंत्री। देखिए हिस्ट्री में पहली बार ये जो पिक में आपको नजर आ रही है ये बनी है असम की पहली वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री, ध्यान रहे, असम की पहली महिला वित्त मंत्री। इनका नाम है श्रीमती अजंता नियोग, अजंता नियोग है इनका नाम, और ये बन गई है असम की पहली महिला वित्त मंत्री। आपको पता है अभी असम में सरकार चेंज हुई, सरकार तो बीजेपी की है, मुख्यमंत्री चेंज हुए, मुख्यमंत्री बने हैं असम के अभी हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर कौन है, क्या चेंज हुए हैं या वही है, आप बताइए, वही है तो कौन है, चेंज हुए हैं तो कौन है, गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने इनको शपथ दिलाई, जो मुख्यमंत्री बने इनको। फिर अगर बात करें असम की तो एक योजना है आपको पता हो, पर्यटन संजीवनी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना असम की है। अरुणोदय योजना भी है यहाँ की, अरुणोदय या अरुणोदय। एक धन्वंतरी योजना भी है, और जो भारत का एकमात्र गोल्डन बाग मिला था वो भी यहाँ पे, पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल, काऊ हॉस्पिटल, वो भी यहाँ पे ही था, यहाँ पे ही बनाया गया है। तो असम के बारे में ये पुरानी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। जो योजनाएं वगैरह हैं वो भी। अजंता नियोग के बारे में आप ध्यान रखिए, असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं डिजी गोल्ड की। डिजी गोल्ड क्या है, डिजी गोल्ड है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, और वही पेमेंट के लिए ही है, पैसे वगैरह का लेन देन करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और कौन सी कंपनी का है ये, तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक का, एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको शुरू किया है, ठीक है, खाते वगैरह खोलने से संबंधित ही है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने शुरू किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक की जो स्थापना कब हुई थी, 2017 में हुई थी, ध्यान रखें। फिर बात करें मलेर कोटला की। देखिए पंजाब जो है, पंजाब के जो मतलब अभी तक 22 जिले पंजाब में हुआ करते थे, अब एक 23वां जिला बना दिया है मलेर कोटला, ठीक है। और कहां से, किससे अलग करके, संगरूर से। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। मलेर कोटला क्या है, एक नया जिला बना है, कहां पे, पंजाब का। कौन सा, 23वां। कहां से अलग हुआ, कौन से जिले से अलग हुआ, संगरूर से ये अलग हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह है यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर बात करें, ये पिक में आपको नजर आ रहे हैं एक पर्सन, एक क्रिकेटर है, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर रमेश पवार। अभी रमेश पवार को क्या किया गया है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बना दिया गया है रमेश पवार को। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहे। पुरुषों का कौन है, पुरुष टीम का कौन है कोच हमारा, मुख्य कोच, तो आपको पता है रवि शास्त्री हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक जो आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देती है आजकल जनवरी से, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अप्रैल के लिए डिक्लेयर कर दिया है, अप्रैल के लिए। तो दो तरह से, एक मेन और एक वुमेन। मेन का किसको मिला है, मेन का मिला है बाबर आजम को। वुमेन में मिला है वुमन एलिसा या एलिजा हिली, एलिजा हिली।
और ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। बाबर आजम आप सब जानते होंगे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और एलिजा हिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। फिर आपको अगर ध्यान रहे कि ये इन्होंने शुरू किया है जनवरी 2021 से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। तो अप्रैल का ये था, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों में भारत के खिलाड़ियों को मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। जनवरी का मिला था ऋषभ पंत को, ठीक है। फरवरी का मिला आर अश्विन को और मार्च में मिला था भुवनेश्वर कुमार को, ठीक है। और अब अप्रैल में मिला है बाबर आजम को, महिलाओं में मिला है एलिसा हिली को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी, एक पर्सन है केनोर मैग्रीगर। मैग्रीगोर यहाँ पे लिखा है, मैग्रीगर है, ध्यान रहे आपको, मैग्रीगर, केनोर मैग्रीगर। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये एथलीट है। देखिए फोर्ब्स, आपने नाम सुना होगा, एक पत्रिका है, एक इंटरनेशनल लेवल की बहुत अच्छी इमेज वाली एक पत्रिका है फोर्ब्स मैगजीन। फोर्ब्स मैगजीन ने अभी टॉप 10 विश्व के टॉप 10 एथलीट्स की सूची जारी की है जिन्होंने एक पिछले वर्ष में सबसे ज्यादा कमाई की है, सबसे अधिक कमाई। तो क्या हुआ, वापस बताता हूं। फोर्ब्स ने पूरे विश्व के टॉप 10 ऐसे खिलाड़ियों की, ऐसे एथलीट्स की सूची जारी की है जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की है। और इस सूची के अंदर टॉप पर कौन है? टॉप पर यानी नंबर 1 जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट है, यह है केनोर मैग्रीगर। केनोर मैग्रीगर ने पिछले साल 971 करोड़ रुपए की कमाई की और 971 करोड़ की कमाई के साथ ये पूरे विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में नंबर 1 रहे, ठीक है। क्या है इनका आर्ट, क्या खेलते हैं ये, कौन से गेम में है? तो ध्यान रहे, मिक्स मार्शल आर्ट है इनका आर्ट, मिक्स मार्शल आर्ट, ठीक है। कहाँ के हैं ये? तो ये आयरलैंड के हैं। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट आपको नोट करना चाहिए, हर एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत प्रथम स्थान पर आए। जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग है, टेस्ट रैंकिंग, इसमें प्रथम स्थान पर आए भारत, हमारा भारत। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वनडे में आईसीसी की वनडे रैंकिंग में प्रथम कौन है? वनडे में टॉप पे है न्यूजीलैंड और T20 में टॉप पे कौन है? तो T20 पे इंग्लैंड है ना। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके इतना बताएं कि वनडे में और T20 में भारत की रैंकिंग क्या है। जैसे टेस्ट में तो फर्स्ट है, वनडे और T20 में भारत की रैंकिंग क्या है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में, दुबई में हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन की बात करें, इसके अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेग बार्कले हैं इसके चेयरमैन, ठीक है, अध्यक्ष। लेकिन सीईओ की बात करें तो मनु साहनी, भारतीय हैं, मनु साहनी इसके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता रखना है। ग्रेग बार्कले कहाँ के? ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं और मनु साहनी भारत के हैं। ओके, आगे बात करते हैं अगली हेडिंग की। एस बालचंद्रन एक राजदूत हैं, एक डिप्लोमेट हैं, भारत की आईएफएस सर्विसेज में हैं। एस बालचंद्रन को अभी सूरीनाम गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रख लेना। एस बालचंद्रन को सूरीनाम गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सूरीनाम गणराज्य कौन से महाद्वीप में है? सूरीनाम है दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है ये। और इसकी अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल है इसकी पारामारिबो। करेंसी की बात करोगे आप तो करेंसी आपको डॉलर ही याद रखनी है, सूरीनामी डॉलर। ठीक है ना।
तो डॉलर ही है यहाँ की करेंसी। और सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए एस बालचंद्रन। फिर बात करते हैं महतारी दुआर योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है ये महतारी द्वार योजना। और क्या है, जिस तरह से पहले हमने देखा है अनाथ बच्चों के लिए दूसरी राज्य सरकारों ने योजनाएं चलाई है, तो अगर कोविड की वजह से कोई बच्चा अनाथ हो गया है, कोविड-19 के कारण किसी के मदर और फादर की डेथ हो गई है, तो उनको पैसे किस तरह से दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा फर्स्ट से 8th क्लास में है, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास में, तो उनको 500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। और अगर कोई 9th से 12th तक है तो उनको फिर 1000 रुपए पर मंथ वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। ओके, सीएम बताइए आप मुझे, सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। छत्तीसगढ़ के सीएम चलो मैं बता दूं, भूपेश बघेल है यहाँ के सीएम, गवर्नर आप बता दीजिए। ओके ठीक है, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की, कुछ बुक्स की बात करेंगे। बुक्स, और बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है 3 बुक इस दौरान इंपोर्टेंट रही। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी, के रघोथम के द्वारा लिखी गई है। ये बुक देखिए पुरानी बुक है, नई बुक नहीं है। अभी चर्चा में इसलिए है कि जो के रघोथम है, इनका 76 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया। इनका हो गया निधन 76 वर्ष की आयु में। और ये कौन थे, तो आपको पता है राजीव गांधी की हत्या की गई थी। तो राजीव गांधी हत्याकांड में जो जांच एजेंसी थी ना, जो जांच करने वाली टीम थी, जांच टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम, उस टीम के मुख्य इन्वेस्टिगेशन अधिकारी थे। मुख्य इन्वेस्टिगेशन अधिकारी कौन, के रघोथम। और के रघोथम ने उस जांच के बाद उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो चीजें निकल के सामने आई, उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी। राजीव गांधी को मारने में, उनकी हत्या करने का जो षड्यंत्र था, उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी, के रघोथम। तो ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, ये बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर रस्किन बॉन्ड की अभी एक बुक आई, ऑल टाइम फेवरेट्स है, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड। दरअसल क्या है, ये कुछ कोई नई किताब नहीं है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा इतने सालों में जो लघु कहानियां लिखी गई है ना, लघु कथाएं, छोटी छोटी कहानियां जिनको हम कहते हैं, तो उनमें से जो सबसे ज्यादा लोगों की फेवरेट है, खासकर बच्चों की, उनका कंपाइलेशन कर दिया है एक बुक में रस्किन बॉन्ड ने। तो अभी ये रिलीज की है उन्होंने बुक, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये किसकी बुक है, आपको पता रहे कि ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। छोटी कहानियों का एक कंपाइलेशन है, एक मिश्रण है, यानी एक ही जगह पे उन कहानियों को एक ही बुक के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। फिर एक इंपॉर्टेंट बुक है बुद्धा इन गांधार, और ये लिखी है सुनीता द्विवेदी ने। आपको पता है बामियान में, अफगानिस्तान में जो बामियान है, वहां पे गांधार में महात्मा बुद्धा की सबसे बड़ी प्रतिमा थी जिसे तोड़ दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड ये बुक है बुद्धा इन गांधार। गांधार अफगानिस्तान का एक शहर है जहाँ पे ये थी मूर्ति, है ना। तो बुद्धा इन गांधार बुक लिखी है सुनीता द्विवेदी के द्वारा। फिर बात करते हैं निधन की। इंदु जैन का निधन हो गया। ये टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी, टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन। जैसे आप देखते हो ना टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, और जो चैनल भी है, तो टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन, कोविड-19 की वजह से इनका भी निधन हुआ। और कोविड-19 ने और 2 महान खिलाड़ियों को भी हमसे छीना एक ही दिन में। ये जो आपको नजर आ रहे हैं रविंद्र पाल सिंह, और ये नजर आ रहे हैं आपको M.K. कौशिक। ये दोनों हॉकी के खिलाड़ी थे, भारतीय टीम के हॉकी के खिलाड़ी। और आप ये कह सकते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें, कि हॉकी के महान खिलाड़ियों में से एक थे M.K. कौशिक और रविंद्र पाल सिंह। तो एक ही दिन में कोविड की वजह से इन 2 महान खिलाड़ियों की भी मृत्यु हुई। तो ये चीजें हैं, कोविड हमसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज को, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन्स को हमसे छीनता जा रहा है। तो ये दुखद खबर है। आज के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, और कोई नए सजेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनका आंसर करें। दोस्तों में शेयर जरूर करें, है ना। दोस्तों में शेयर करें, उनको बताएं एक बेहतरीन कंटेंट कहाँ से उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो बीच में 3 दिनों का गैप हुआ है उनका वीडियो आपको आज ही मिलेगा, आज ही के दिन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, चीजें कोई भी छोड़ी नहीं जाएगी। इसी के साथ आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करते हुए, आपकी सुरक्षा की कामना करते हुए आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। मैं शकील अहमद साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।